नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के हमारे सेगमेंट सेहत में, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपको क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है ज़रूरी। आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं वीएनएम टीवी के सेहत में। क्योंकि हम सेहत में चला रहे हैं वुमेन हेल्थ सीरीज और इसमें हमने पिछली बार बात की थी एडल्सेंस की और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्ली एडल्टहुड की, जिसमें आपको क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं और उसमें आपको क्या-क्या चीजें खानी चाहिए। इन सभी चीजों को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ में जुड़ रही हैं न्यूट्रिशन कोच शिखा कोठारी जी, जो हमें बताएंगी कि अर्ली एडल्टहुड में हमें क्या-क्या चीजें खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। सबसे गुड पहले मैं स्वागत इवनिंग। करूँगी आज के हमारे गेस्ट शिखा कोठारी जी। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू। जी, थैंक यू। अब क्योंकि मैंने इंट्रो तो दे ही दिया है कि अर्ली एडल्टहुड पर हम आज बात करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि बुनियाद हम समझ लें तो बहुत अच्छी बात होती है, तो सबसे पहले समझेंगे कि वुमेन हेल्थ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है ये? या वुमेन हेल्थ इज बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि फीमेल नींव है घर की, है ना। जी, फीमेल नींव है, उसको अगर अपनी तबीयत का ध्यान रखेगी तो एक अच्छा भी बच्चा पैदा कर पाएगी, राइट। और हम बोलते हैं बच्चे फ्यूचर है हमारे भारत के, कोई भी कंट्री के बच्चे फ्यूचर होते हो। फ्यूचर किसके हाथ में है? एक लेडी के हाथ में, क्योंकि फ्यूचर पैदा ही लेडी करती है। तो एक खुद को अच्छा रखना, खुद की इम्यूनिटी को बिल्ड करके रखना और खुद की हेल्थ सेहत पे ध्यान रखना फीमेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ये है, आजकल जैसे हमने देखा मल्टीटास्किंग लेडीज है, हुँ, सिर्फ घर का काम नहीं करती है, बाहर का भी काम करती है, घर भी संभालती है, सोशल लाइफ भी जीती है, हर चीज करती है। तो उसको अपने आप में हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक मल्टीटास्कर है। एक जी, मल्टीटास्कर को हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी लेडी एक हेल्दी परिवार बनाएगी, एक हेल्दी परिवार एक हेल्दी सोसाइटी बनेगा, और एक हेल्दी सोसाइटी एक हेल्दी कंट्री बनेगा, राइट। राइट, सो इसलिए फीमेल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीमेल हेल्थ के ऊपर ही सारी सारी चीजें निर्भर है। बिकॉज हम देखते हैं कि लेडी का एनर्जी हर जगह होता है घर में, किचन जी, से लेके एवरीवेयर। और जब उसी का एनर्जी डाउन हो जाएगा हेल्थ की वजह से या सेहत कम खराब होने की वजह से, तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी ऑन टॉस। तो इसलिए फीमेल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अब लेकिन इसमें क्या होता है, फीमेल हेल्थ इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी हम देखते हैं, हम जानते तो सब है कि फीमेल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज भी मैक्सिमम लेडीज की हालत खराब है ना। जी, तो इसका काफी बहुत से रीजंस है, जो आजकल तो खैर मेट्रोपॉलिटन सिटीज आ गई, बड़ी बड़ी सिटीज में तो फीमेल थोड़ी सी कॉन्शियस हो चुकी है, लेकिन आज फिर भी छोटे शहरों में या छोटे गांवों में आज भी फीमेल्स अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देती। वो अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी, सेकेंडरी प्रायोरिटी देती है, फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं होती उसकी। तो उसका पहला रीजन है कि हाउस होल्ड इनकम। हुँ, अगर जब हाउस होल्ड इनकम कम होता है तो सबसे पहले लेडीज कॉम्प्रोमाइज करती है खाने पीने में और अपनी सेहत पे, हुँ, राइट। वो चाहती है कि परिवार में हर किसी को हर चीज मिले, मुझे कम मिलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये जनरली इवन हर माओ को देखा है, हर लेडीज को देखा है, खाना बनेगा ठीक है, सबका हो गया ना, मुझे नहीं मिला तो चलेगा, मैं कुछ भी अचार चटनी से खा लूंगी। तो ये एक चीज है। इकोनॉमिक स्टेटस से भी फीमेल्स के ऊपर अफेक्ट होता है, क्योंकि फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज करती है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, हुँ, एनवायरमेंट का क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर जब घर का एनवायरमेंट अच्छा है तो फीमेल की हेल्थ अच्छी होती है, घर का एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता है तो डेफिनेटली फीमेल की हेल्थ खराब होती है। दूसरा है नंबर ऑफ सिबलिंग्स। अभी आप बोलोगे कि शहरों में थोड़ी हो जाता है, शहरों में नहीं, आज फिर भी छोटे छोटे गांव में जाओगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। लड़कियों की हेल्थ पे, अगर जब भाई बहन है तो मेल की हेल्थ पे, मेल चाइल्ड पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फीमेल चाइल्ड पे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनका यही होता है कि ये तो बाहर जाएगा कमाएगा, ये क्या है शादी करके निकल जाएगी। आज भी ये छोटे शहरों में देखा जाता है, छोटे जी, गांवों में देखा जाता है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन की कमी है। तो हुँ, फीमेल्स को आज भी वहां पे हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो ये एक रीजन है। दूसरा, वल्नरेबिलिटी टू डिस्क्रिप्शन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कुछ कुछ लड़कियां होती है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो डिप्रेशन में भी जाती है। उनको होता है ना, भाई को इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, या तो फिर ये भी बहुत होता है, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है या कोई चीज में अच्छा होता है तो पेरेंट्स उसके तरफ ज्यादा झुकाए रखते हैं, तो इसका भी दूसरे पर्सन पे काफी इफेक्ट होता है। दूसरा, एजुकेशन लेवल, हुँ, एजुकेशन नहीं होने की वजह से भी फीमेल्स अपने सेहत का ध्यान नहीं रखती है।
उनको लगता है बस हम जो दादी नानी के टाइम से जो खाते आ रहे हैं वही खाना चाहिए, खाओ पियो। कुछ भी चल रहा है, या तो एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो वो अपने तरफ से अपने हिसाब से खाते पीते, तो वो भी बहुत चीजें अफेक्ट करती है उनके हेल्थ पे। या तो आजकल सोशल मीडिया का चलन है, बस घर पे बैठे बैठे लेडीज होती है जो वर्किंग नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया तो सबको चलाने आता है, तो उस पे जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है बस उसी को फॉलो करते जाते हैं। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन राइट। नहीं होता है तो जो दिख रहा है वही उसी को फॉलो करके अपनी बॉडी के संग खेला जाता है, तो वहां पे भी एक हेल्थ बन नहीं पाती है। डिसीजन मेकिंग नहीं होता है फीमेल्स का, मैंने बहुत बार देखा है, पढ़ लिख जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन आज भी डिसीजन मेकिंग पावर फीमेल्स में नहीं है। उनको हम्म। डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन है, पढ़ाती लिखाती सब है, सब कुछ है, लेकिन घर में जब डिसीजन होता है तो फीमेल को उस डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो वो भी एक उनको राइट। एक स्ट्रेस, बिकॉज उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हर जगह। तो हम्म। ये सब कारण भी है, ये चीज ये बहुत निग्लेक्टेड रीजन है। फीमेल हेल्थ मतलब हर कोई खाने को ही ध्यान देता है, हाँ खाना पीना अच्छा खा ले, खाना पीना तो मिल जाएगा अच्छा, लेकिन ये दूसरे फैक्टर है जो कि हिडन फैक्टर्स है जिसपे कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो अब हमको क्या करना है, अभी फीमेल को क्या करना है, फीमेल को दे हैव टू स्टॉप बीइंग अबला नारी। अब अबला नारी बनना छोड़ दो, बिचारी बनना छोड़ दो। अब हमको क्या करना है, पहली प्रॉब्लम यह है फीमेल्स अपने आप को ही क्रिटिसाइज करती है, मेरा बॉडी ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मेरे बाल ऐसे हैं। तो स्टॉप, अभी अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। आप क्रिटिसाइज करोगे डेफिनेटली आपको बाहर से क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। देन कंफ्यूज हो जाते हैं वेट लॉस और फिटनेस में। एक बहुत मिसकंसेप्शन है हर किसी के दिमाग में, वजन कम तो हेल्दी, वजन ज्यादा तो अनहेल्दी। फिटनेस और वेट लॉस ये दो चीजें अलग होती है। यहाँ पे फीमेल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको पता ही नहीं होता है फिटनेस क्या होता है, उनको पता ही नहीं है वेट लॉस क्या होता है, उनको लगता है हाँ वजन कम तो मैं हेल्दी हूँ। तो राइट। ये कंसेप्ट भी लोगों को निकालना है। दूसरी बात, वेइंग मशीन उनके लिए वेइंग मशीन नहीं होता है, शॉकिंग मशीन होता है। हर हफ्ते अपना वजन चेक करेंगे। मैं तो बोलती हूँ वजन की मशीन को उठा के फेंक दो, महीने में एक ही बार निकालो। बिकॉज जितना डिप्रेशन वो मशीन देता है ना छोटा सा, उतना डिप्रेशन कोई नहीं देता है फीमेल्स को, ये राइट। बात तो। दूसरा है मतलब अपने आप को नफरत करना बंद कर दो, अपने आप से ही नफरत करना शुरू करते हैं कि मैं ऐसी हो गई वैसी हो गई। और दूसरी सबसे बुरी आदत मैंने लेडीज में देखी है, अपने आप की बॉडी को है ना अपनी जवानी में, अपने टीनेज से अपनी जवानी से कंपेयर करेंगे। मैं है ना ऐसी थी, मैं वैसी थी, नहीं हम उसके बारे में बात करेंगे डेफिनेटली, अभी आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे। लेकिन वो क्यों होता है, अपनी बॉडी चेंज होती है, राइट। हर जी। चीज चेंज होती है, तो मैं अगर आज 40 की उम्र में अपने 20 साल की उम्र के संग कंपैरिजन करूंगी, मैडम आपको नहीं पता मैं ऐसी थी, तो थी। अभी शरीर भी बदला है, हार्मोन्स बदले हैं, बहुत सी चीजें बदली है, तो शरीर भी बदलेगा, तो वो चीज भी ध्यान रखना है। तो हमको ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए हेल्थ पे जाना है। डायरेक्ट खाने पीने पे हम बात करेंगे कोई नहीं समझेगा, तो ये चीजें भी, ये फैक्टर्स भी है जो फीमेल्स की हेल्थ को अफेक्ट करती है, राइट। तो दूसरी है फीलिंग गिल्टी। अभी कोई चीज कोई फॉलो कर रहा है और अचानक उन्होंने एक दिन एक्सरसाइज नहीं किया, कोई डाइट मिस कर दिया, तो उसके लिए गिल्ट फील करना, हाय मैंने ये खा लिया, मैंने आज तो एक लड्डू ही खा लिया, अरे आज मैंने तो खाना ही नहीं खा लिया, आज तो मैं एक्सरसाइज जिम ही नहीं गई। ये जो गिल्ट साइकिल में जाते हैं ना, वो जाना बंद कर दो। इट्स ओके, समटाइम इट्स हैपन। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से अपनी फीमेल हेल्थ पे अफेक्ट होता है। तो हमने अभी देखा है कि क्यों वुमेन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके फैक्टर्स, एक तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, दूसरा है सेल्फ क्रिटिसिज्म और अपने आप को एक अबला नारी बना के रखना, ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो अगर जो आपकी हेल्थ बिल्ड करनी है फीमेल्स को, तो प्लीज इन सब चीज से बाहर आओ, अपने आप आपकी हेल्थ बिल्ड करना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। काफ़ी सारी महिलाएँ ये करती ही हैं, अपने आस-पास हम देख लें या कहीं भी मतलब अपने आप में भी अगर मैं ये सुनूँ तो कई सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, जो शायद हम सबको बदलने की ज़रूरत है। अब जैसा आपने कहा कि जैसे हम कंपैरिज़न करते हैं कि मैं उस उम्र में इतनी अच्छी दिखती थी, पतली दिखती थी, सब कुछ अच्छा था, तो हर ऐज में हमारी बॉडी चेंज होती रहती है। तो अर्ली एडल्टहुड में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमें देखने मिलते हैं हमारी बॉडी में? यस, बहुत चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में टीनेज के बारे में बात की थी, वो मैंने कहा था फाउंडेशन एज है, राइट। जी। टीनेज इज अ फाउंडेशन एज। अब हुँ, ये जो एज है ना, ये फॉर्मेटिव एज है। हुँ, अब देखो बिल्डिंग का फाउंडेशन तो बन गया है, अब हमको बिल्डिंग खड़ी करके अच्छे से उसको
रेडी करना है, हमने कच्चा माल तो डाल दिया, कच्ची बिल्डिंग बन गई, अब उसको पक्का बनाना है। तो ये जो 20 to 40 के बीच की एज होती है ना, खास करके 20 to 30 के बीच में, ये एज में हमारा फॉर्मेटिव एज होता है। यहाँ पे हमारा मसल बिल्ड होना, हमारे बोन्स कंप्लीटली ग्रो होना, हमारे स्किन का टेक्सचर बनना, हमारे हेयर का टेक्सचर बनना, हर चीज अभी बनना शुरू हो जाती है। मतलब अभी हमारा पूरा बॉडी, बोलते हैं ना, हर चीज रेडी है। ये जो 20 से 30 साल की उम्र में हमारा बॉडी कंप्लीट बनता है, हेड टू टो सब नया बनता है, सब अच्छे से बन जाता है, कंप्लीट बोलते हैं जिसको। क्योंकि फाउंडेशन एज में क्या होता है, टीनेज में हमारे बोन्स वगैरह सब बनते हैं, हाइट वगैरह बन जाती है, लेकिन स्टिल डेवलपमेंट का स्कोप होता है। तो ये जो 20 से 30 साल तक है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि जिसके टीनेज में प्यूबर्टी टाइम पे पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, लेकिन ये टाइम में पीरियड्स भी रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं 20 to 30 की एज में, जो इन डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन शुरुआत में इरेगुलर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, लेकिन अभी ये सब नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। तो आपकी स्किन का टेक्सचर कंप्लीट हो जाता है, कि अब हम जब बोलते हैं ना हमारी स्किन अब ड्राई है या जैसी भी स्किन है, तो ये फाइनल टाइम है कि हमारा फाइनल बॉडी अच्छे से बन गया है, और इट इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो, ओके। है ना। तो क्योंकि क्या होता है ना, फिर 30 साल के बाद हमारी बॉडी फिर से डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। 20 साल तक हमारी बॉडी फिक्स रहती है सब चीज के लिए, काम के लिए फिक्स होती है, हमारा बॉडी हर चीज के लिए रेडी होता है, शादी के लिए रेडी होता है, बच्चे के लिए रेडी होता है, नौकरी के लिए। आप देखो 20 से 30 साल की लेडीज बहुत पावरफुल होती है, मेंटली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो, ठीक है, और वो हर काम में आगे होती है, बिकॉज कंप्लीट होता है उनका बॉडी। तो ये मेजर, और ये टाइम पे हम देखोगे हमारे बॉडी का एक शेप बनना शुरू होता है, क्योंकि फैट सेल्स बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, एक बॉडी में एक अलाइनमेंट आना शुरू हो जाता है ये टाइम पे। तो एक प्रॉपर फेमिनाइन बॉडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा शादी की उम्र भी हम बोलते हैं 20 साल की, 20 20s में शादी कर लो, क्योंकि ये टाइम पे इट्स अ परफेक्ट एज। इसलिए नहीं कि उम्र जा रही है, उम्र नहीं जा रही, ये टाइम परफेक्ट है, क्योंकि ये टाइम पे तुम्हारे हार्मोन्स परफेक्ट हो जाते हैं, तुम्हारा बॉडी परफेक्ट हो जाता है, और नया बॉडी होता है और हेल्दी बॉडी होता है, तो हर चीज होती है। और दूसरी बात हम देखेंगे, ये टाइम पे बहुत लोगों को है ना पिंपल्स ज्यादा आना शुरू होते हैं कंपेयर टू टीनेज, हाँ। बिकॉज वो टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है हार्मोन, वो एकदम शूट अप होता है, तो उसके वजह से हमारे स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे गलतियां क्या करती है लेडीज, मेकअप से छुपाती है, बिकॉज दे आर वर्किंग, राइट। अब वर्किंग है तो पिंपल्स छुपाने पड़ेंगे, तो मोटा सा लेयर लगाते हैं मेकअप का, जस्ट टू हाइड दैट पिंपल्स, पिंपल्स को छुपाने के लिए। लेकिन हमारी जो स्किन है ना, ये सब याद रखती है, स्किन एक मेमोरी क्रिएट करती है कि मेरे ऊपर ये केमिकल यूज किया है, अब इसका असर मैं आगे दिखाऊंगी। तो स्किन में एक मेमोरी डेवलप हो जाती है कि हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे अब स्किन को हम लोग बोलते हैं कि पहले की लेडीज कोई स्कार्फ नहीं लगाती थी, आजकल स्कार्फ लगाने के लिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी सन रेडिएशन है बहुत तीव्रता से बढ़ते जा रहा है अभी, राइट। आजकल का जो सन रेडिएशन है, अदर पोल्यूशन है, बाकी अदर रेडिएशन है, जिसकी वजह से हमारा स्किन डैमेज हो रहा है। हम अभी तो बड़े शान से घूम लेंगे, लेकिन बाद में ये हमको 40s में बताएगा कि मेमोरी, स्किन मेमोरी में क्या क्या बसा हुआ है। तो ये कुछ चेंजेस है हमारे बॉडी में होंगे, और यहाँ पे बोन हेल्थ भी कंप्लीट हो जाती है, जो हेल्दी बोन्स होते हैं ना वो भी अभी बन जाते हैं। तो हेड टू टो ये समझ लो हमारा बॉडी परफेक्ट हो जाता है 20 से 30 के बीच में। अब उसके बाद क्या होता है, 30 के बाद हमारी बॉडी की ढलान शुरू हो जाती है, राइट। अब ये पीक पे पहुंच गए, प्यूबर्टी में बेस तैयार किया, 20 से 30 तक हम बॉडी परफेक्ट हो गई। अब ये पीक पे जाने के बाद 20 से 30 के बीच में, 20 से 30, पोस्ट 20 एंड प्री 40, पोस्ट 20 एंड प्री 40 के बीच में, 20 से 30 के बीच में हमारी एज पे अब धीरे धीरे ढलान पे जाती है। अब हर साल हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो 10 to 15% से डाउन होते जाता है, वो डाउन होता है, बोन डिप्लीट धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आयरन कम होता है, क्योंकि फिर उसके बाद प्रेगनेंसी भी वो टाइम पे हो जाती है, तो काफी कुछ बॉडी से निकल जाता है, तो धीरे धीरे बॉडी डिटेरिएट होने शुरू हो जाती है। तो हमको ये चीज याद रखनी है, तो जो हमारा फॉर्मेटिव एज है, फॉर्मेटिव एज को हम हेल्दी रखेंगे, तो हमारा जो 30s के बाद जो टाइम आता है वो हम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि वो टाइम पे भी हमको क्या ध्यान देना है, हम डिटेरिएशन भी नहीं होने देंगे उतने जल्दी, नहीं तो बहुत जल्दी आजकल आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, इट इज वेरी कॉमन। 30 साल के बाद किसी को भी आर्थराइटिस हो रहा है, डायबिटीज किसी को भी हो रहा है।
तो क्यों हो रहा है, इतने जल्दी जल्दी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? जो हमारे दादी नानी को जो 60-70 साल की उम्र में डायबिटीज होता था, हमारे पापा लोगों को 50s में हुआ, हमको 30s में हो रहा है, हमारे बच्चों को तो 20s में हो रहा है। हम्म। तो ट्रू क्यों दैट। इतने जल्दी बढ़ रहा है? बिकॉज हम लोग उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, राइट? तो हम लोगों को हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज जैसे होता है उस हिसाब से ही, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही हमको हमारी बॉडी को फॉर्मेटिव एज में केयर करनी चाहिए। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि 20 to 30 हमारा हाई पीक है फॉर्मेशन का, परफेक्ट एज है। तो ये टाइम पे हमको हमारी तबीयत का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम लोग उसको आगे एंजॉय कर सके। हमारे शरीर के बारे में ये कुछ बातें हैं जो हमें सबसे पहले बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि क्योंकि जैसा इन्होंने भी कहा और जो हम सब भी जानते हैं कि ये एक ऐसा पड़ाव है, ये एक ऐसी एज है जब महिलाएं अपने सपनों को उड़ान भरने की कोशिश करती हैं, अपना परिवार शुरू करने की कोशिश करती हैं। तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सभी के लिए, और अगर शारीरिक तौर पर हम इतने मजबूत नहीं होंगे तो शायद ही कुछ कर पाएंगे। अब ये जमाना है मीम्स का, ये जमाना है रील्स का, और काफी रील्स काफी मीम्स हम देखते हैं, उस पे देखकर हम हंसते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस पे कई सारे मीम्स आजकल बन रहे हैं कि लड़कियों का मूड स्विंग ऐसा होता है, कभी भी खुश हो जाती है, कभी भी उदास हो जाती है। कई सारे हार्मोनल चेंजेस पे हम सीरियस टॉपिक वैसे है ये, लेकिन काफी मजाक भी उड़ता है इस बारे में। तो ये हार्मोनल चेंजेस इस एज में पर्टिकुलरली क्यों देखने मिलता है, और आजकल तो बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है, तो इसका क्या रीजन है? इसके तो बहुत से रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है, अगर हम देखते हैं तो आजकल लड़कियां बहुत जल्दी घर से बाहर निकल जाती है पढ़ने के लिए। हाँ। पहले लड़कियां ग्रेजुएशन तक घर पे होती थी, फिर उसके बाद डायरेक्ट ससुराल जाती थी। अभी हम्म। क्या हो गया है, 12th के बाद ही हर लड़की पढ़ने के लिए बाहर है, हॉस्टल लाइफ है। और एक बार जो लड़की पढ़ने के लिए बाहर निकल गई तो पूरी तरह से निकल गई, क्योंकि पढ़ने के लिए बाहर, जॉब के लिए बाहर, फिर शादी के लिए बाहर, हर जगह से वो बाहर ही बाहर है। अब इससे क्या हो रहा है, खाना पीना तो नहीं हो रहा है प्रॉपर, राइट? खाना जी। पीना नहीं हो रहा है, हॉस्टल का खाना हो रहा है या मेस का खाना हो रहा है, या लड़कियां केमिकल फूड, पैकेट फूड, क्या करें? और ऑफिस में स्ट्रेस। अब लड़कियों को ऑफिस में जाना है तो ऑफिस में ऐसे ही नहीं जा सकते, दे हैव टू डेट अप देमसेल्फ, अच्छे से जाना है। तो अच्छे से जाना है तो उनको बॉडी भी मेंटेन करनी है, उनको चेहरा भी मेंटेन करना है, उनको बाल भी मेंटेन करने हैं, हर चीज मेंटेन करना है। तो फिर मार्केट बहुत बड़ा है कॉस्मेटिक का, राइट? जैसे फूड का मार्केट बहुत बड़ा है, कॉस्मेटिक का भी मार्केट उतना ही बड़ा है अपने इंडिया में। तो राइट। लड़कियां शुरू कर देती है केमिकल अप्लाई करना, क्रीम फॉर्म में बोलो, पाउडर फॉर्म में बोलो, हर जगह से केमिकल एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग जो मुंह से डालते हैं वही हमारे बॉडी को खराब करता है, लेकिन नहीं। जो हम चेहरे पे लगाते हैं, जो हम आंख पे लगाते हैं ना, वो भी चीजें हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करती है। ओके। जो मेकअप का सामान यूज कर रही है फीमेल्स आजकल, उसमें जेनो ईस्ट्रोजन होता है, जो ईस्ट्रोजन जैसा ही काम करता है, राइट? उसमें वो केमिकल होता है जेनो ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन वाला काम करता है, और वो हमारे चेहरे से बॉडी में एंटर करता है। पोर्स, हमारे स्किन पे पोर्स होते हैं, उससे वो बॉडी में एंटर करता है और हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को। इसलिए आजकल देखिए बहुत सारी लड़कियों को हार्मोनल प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड या पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है। हम हाँ। पीसीओडी पे डेफिनेटली फ्यूचर में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर जी। पीसीओडी। एक रीजन है, लेकिन इसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है, बोलते ऊपर ही तो लगा रहे हैं पाउडर, ऊपर ही तो लगा रहे हैं। अभी आजकल फैशन चला है कोरियन फेशियल का, हाँ। जापानीज फेशियल का, ग्लास ग्लो स्किन, राइट? हम्म। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, हम कितना भी कर लो वो फेशियल, हम लोगों की स्किन उनके जैसी कभी बनी नहीं सकती। उसका मेन रीजन ये है जीनेटिक मेकअप। हम्म। हमारा जेनेटिक मेकअप टोटली डिफरेंट, हमारे यहाँ का क्लाइमेट टोटली डिफरेंट है, राइट? हमारा क्लाइमेट कोरिया या जापान जैसा नहीं है, हमारा क्लाइमेट टोटली डिफरेंट है, और हमारा जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, हमारा खाना पीना अलग है। हम अगर जब दूसरे कंट्री का खाना देखो, हमारा खाना देखो, हमारे रीजन का खाना देखो, इज टोटली डिफरेंट। अरे कंट्री छोड़ो, हमारे स्टेट में स्टेट टू स्टेट चेंज हो जाता है। जी। पंजाब और कश्मीर के लोगों को देखो, उनका हाइट, बॉडी बिल्ड एंड स्किन हेयर इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू गुजरात पीपल, कंपेयर टू साउथ इंडियन। साउथ इंडियन के बालों का टेक्सचर एंड उनके बाल इज टोटली डिफरेंट। क्यों? बिकॉज क्लाइमेट डिफरेंट है, जेनेटिक मेकअप उस हिसाब से बना है, उस हिसाब से उनका फूड फूड है, राइट। राइट? अभी स्ट्रेटनिंग, हर लड़की स्ट्रेटनिंग करती है, केराटिन ट्रीटमेंट करती है, राइट? बहुत देखा है। क्यों करवाना है? क्योंकि स्ट्रेट बाल चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि
दूसरे कंट्री में या दूसरी जगह पे लड़कियों के स्ट्रेट बाल है, बिकॉज उनका क्लाइमेट वैसा है, बिकॉज मॉइस्चर वहां पे ज्यादा है, तो उनके बाल स्ट्रेट ही है। तो हमारे यहाँ का मॉइस्चर नहीं है ज्यादा, तो हमारे बाल स्ट्रेट नहीं रह सकते। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जगह पे आता है कि ग्लास ग्लो स्किन के लिए ये कर लो, ग्लास ग्लो स्किन के लिए वो कर लो, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज। उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो बनेगा ही नहीं स्किन। तो ये एक चीज है, जो हमारे केमिकल्स जो है, कॉस्मेटिक के थ्रू जो केमिकल जा रहा है वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरी बात, हम हॉस्टल में जा रहे हैं, हॉस्टल में जाने के बाद इम्बैलेंस फूड मिल रहा है, बिकॉज बैलेंस मिल तो मिलता ही नहीं है। लड़कियां फिर खुद तो खाना बनाती नहीं है आजकल, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है उतना, तो बाहर का खाना होता है, पैकेट फूड होता है। दूसरी बात, स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकअप हो जाना लड़कियों का, डिप्रेशन में चले जाना, उसके बाद बॉस का स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, घर से दूर है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, राइट। तो ये भी सारे रीजन है, तो जो लड़कियों को नहीं पता। दूसरी बात, ये ब्रेकअप तो होता है, इसके बाद ये जो 20s का टाइम होता है ना, ये रिजेक्शन फेज भी होता है, मैरिज रिजेक्शन फेज। इट इज फॉर एवरीवन, बॉय रहने दो, गर्ल रहने दो। अगर लड़का बोलता है मुझे लड़की नहीं पसंद है, तो लड़की डिप्रेशन में जाती है, ऐसा क्या देख लिया कि मैं क्यों नहीं पसंद हूँ, क्या मेरे में बुरा है। इट्स वेरी डिमोटिवेटिंग थिंग हर किसी के लिए। इट इज नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बॉयज हो गर्ल्स हो, लड़की ने भी लड़के को रिजेक्ट किया तो इक्वली ही विल फील बैड, राइट। और लड़कियों को ऐसा हो गया कि कमाना है तो दे आर गोइंग आउट। कमाना है तो जितना कमाना है तो उतना स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा डेफिनेटली। जितनी हायर पोस्ट पे जाओगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वो एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का एक ही कारण नहीं है, राइट। फैमिली से दूर है, बॉयफ्रेंड के संग ब्रेकअप हो गया या गर्लफ्रेंड के संग ब्रेकअप हो गया, या फिर आपका शादी में अरेंज मैरिज है तो रिजेक्शन फेज फील करना है, तो ये कॉस्मेटिक एंड केमिकल थ्रू अदर पार्ट्स, फूड, पोल्यूशन, देन इनएक्टिव लाइफ, सेडेंटरी लाइफ, तो ये सब कारण जिसके वजह से 20s में हमारे सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से वेट गेन होता है। उसके बाद यहाँ पे चीज खत्म नहीं होती है, उसके बाद आता है शादी का तमाशा। अपने इंडिया में बड़ा सिस्टम है, राइट। सुंदर सुशील पतली दुबली लड़की चाहिए, और उसके बाद एक और चीज ऐड होगी, कमाने वाली भी लड़की चाहिए। हाँ। पतली दुबली सुंदर के साथ कमाने वाली भी लड़की चाहिए। अब ये सब में क्या होता है, लड़कियां पतली दुबली होने के चक्कर में दे फॉल प्रे टू ऑल फैशनेबल डाइट प्लान्स, क्रैश डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब करेंगे। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है। अब न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो डेफिनेटली आपको कभी थायराइड हो जाएगा, या कभी पीसीओडी हो जाएगा, या फिर डायबिटीज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो हो जाएगा। उसके बाद शादी भी होती है, शादी के बाद आपने देखा होगा लड़कियां जल्दी वेट पुट ऑन करती है कंपेयर टू बॉयज। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस में जब आपका बॉडी जाता है तो आपका विटामिन बी जो होता है वो डिप्लीट हो जाता है, और जब विटामिन बी कम हो जाता है बॉडी में तो आपको शुगर की क्रेविंग होती है। तो या तो आप शुगर खाते हो, या तो मीठा खाते हो, या तो फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हो जिससे जल्दी एनर्जी मिले। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, इमीडिएटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एक्सेस, तो वो ऐसा हो जाता है। तो फिर आपको फिर शुगर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाता है तो कैल्शियम डिप्लीट हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है फिर बॉडी में। तो देख रहे हो, एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है तो कितना सीरीज हो जाता है। स्ट्रेस के बाद विटामिन बी की कमी, विटामिन बी की कमी तो शुगर की क्रेविंग, शुगर की क्रेविंग तो कैल्शियम की कमी। अब ये पूरा विशियस साइकिल चलता रहता है। फिर वो कैल्शियम की कमी तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये फिर सीरीज शुरू हो गई तो शुरू हो गई, उसका फिर नो एंड। तो ये इस तरीके से अपने हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी, सबसे पहले ये देखो कि अपना वेट से ज्यादा वेस्ट टू हिप रेशियो इंपॉर्टेंट। अब वेस्ट टू हिप रेशियो कैसे देंगे, आपका वेस्ट कितना मेजर करता है, हिप का गर्थ कितना मेजर करता है, उन दोनों का वेस्ट टू हिप रेशियो लगाओ। लड़कियों का होना चाहिए 0.7, लड़कियों का 0.7 होना चाहिए। अगर जो आपका वेस्ट टू हिप रेशियो उतना आ रहा है तो बढ़िया, तो इसका मतलब समझ लो आपके बॉडी में, क्योंकि वेस्ट टू हिप रेशियो बताता है आपका विसरल फैट और आपका सबक्यूटेनियस फैट, आपके बॉडी में उस एरिया में फैट कितना है। क्योंकि अपने को हमको जो बीमारी होती है और जो हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होता है वो यही एरिया के फैट की वजह से होता है। अगर ये एरिया का फैट आपका प्रोपोर्शन में है तो आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। अच्छा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और शादी के बाद भी क्या होता है, दो रीजन होते हैं वेट कम होने के या वेट बढ़ने के। एक होता है
प्री मैरिज जो लड़कियां करती है, पतला एक डिजाइनर लहंगे में मुझे घुसना है, इसलिए मुझे पतला होना है, उस चक्कर में जो क्रैश डाइट पे जाती है, तो वहां पे उनको न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है। फिर शादी में तो पहन लेते हैं घाघरा, फिर शादी के बाद क्या होता है, उनके लाइफ में एक अलग फेज शुरू होता है। एक फेज होता है हनीमून फेज, जो साल भर तक चलता है, क्योंकि बहुत पैम्परिंग मिलती है, राइट। फिर रिलेटिव्स के साथ जाना, वीकली मूवीज जाना, वीकली बाहर का खाना, बहुत ओवर पैम्परिंग होता है, तो उसके वजह से भी एक वेट बढ़ता है। फिर रिलैक्स टाइम होता है। उसके बाद उसका निगेटिव साइड होता है कि एक फीमेल एक स्ट्रेस में होती है, बिकॉज एक दूसरे के घर पे जाके लोगों को अपनाना, वहां के सिस्टम को अपनाना एक डिफिकल्ट टाइम हो जाता है उस लेडी के लिए। तो वो एक अलग से स्ट्रेस में होती है, बिकॉज वो हर किसी को खुश रखना चाहती है। तो शादी के बाद 2 फेज होते हैं, एक पॉजिटिव फेज होता है, एक निगेटिव फेज होता है, लेकिन वो दोनों में भी फीमेल्स का वेट बढ़ता है, राइट। तो ये चीज को बैलेंस करना हमको आना चाहिए, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कारण है कि जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ही हमारा वेट गेन होता है। फिर इसके बाद भी चीजें खत्म नहीं होती है, साल नहीं होता है उसके बाद फीमेल्स को टेंशन होती है प्रेग्नेंट होना है। तो शादी से पहले तो हमने वेट लॉस किया है, बिफोर बिफोर वेट 80 था, आफ्टर वेट 50 था, फिर आफ्टर वेट 100 हो जाता है, राइट। क्योंकि पहले पतले मोटे थे, मोटे से पतले हो गए, फिर अब इतने मोटे हो गए, अब उसको हमको फिर से कम करना है क्योंकि प्रेग्नेंट होना है, राइट। नेक्स्ट फेज आता है, फिर वहां पे वो चाहेंगे कि डॉक्टर ने बोला है कि वेट कम करो, फिर प्रेग्नेंट होना, फिर वहां पे फिर से वेट लॉस की साइकिल शुरू हो जाती है हमारी। फिर वहां पे हम लोग इम्बैलेंस डाइट फॉलो करना शुरू करते हैं। तो इसलिए ब्लाइंडली कुछ फॉलो करने से एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को पकड़ो और वहां से वेट लॉस करना शुरू करो। अपने शरीर को जानो, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को जानो, आपके वेट गेन का कोर रीजन जानो, क्योंकि मैंने काफी रीजन बताए वेट वेट गेन के या हार्मोनल इम्बैलेंस के। तो आपका क्या रीजन है, तो पहले वो रीजन जानो एंड देन उसके ऊपर काम करो। राइट। इन सब में से कई चीजों में रिलेट किया ही है, कई महिलाओं ने, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट वो होता है ना कि रियलाइजेशन हमें नहीं हो पाता है कि अच्छा ये एग्जैक्टली ये रॉन्ग जा रहा था, यहाँ पे ये लूप होल था जिस वजह से ये चीजें हो रही है। तो आई होप कि उन्हें एक क्लैरिटी मिल गई होगी इस बातचीत से कि अब हमें पहले ये ध्यान देना है, जैसा आपने कहा कि हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। अब मेन बात जिसके ऊपर हमारा पूरा शो हमने बनाया है, न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन नीड होती है इस एज में सारी महिलाओं को। यस, न्यूट्रिशन देखिए, ये टाइम पे जैसे मैंने कहा फॉर्मेटिव एज है, फॉर्मेटिव एज है, तो ये टाइम पे भी हमको अच्छे से ही खाना है, बिकॉज ये हमारा फॉर्मेटिव एज डिसाइड करेगा कि फर्दर का एज कैसे जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। विटामिन ए आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करेगा, क्योंकि हम लोग की इम्यूनिटी वीक हो जाती है बिकॉज हमारा बॉडी कंटिन्यूस स्ट्रेस में होता है। जैसे मैंने कहा 20s to 40s के बीच में जो टाइम होता है, इसमें करियर भी होता है, शादी भी होता है, बच्चा भी होता है। हर 10 साल में हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हमारी बॉडी में हर तरह का चेंज हो रहा है, तो बॉडी कंटिन्यूस स्ट्रेस में जा रही है। तो हमको स्ट्रेस से दूर रहना है। तो हमको स्ट्रेस में रहोगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमको विटामिन ए लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी लेना, विटामिन डी लेना। तो ये सब खाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करेगा। दूसरा है विटामिन B6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे मूड को ठीक रखता है। विटामिन B6 हमारे मूड को, क्योंकि ये एज में फीमेल्स बहुत ज्यादा मूडी होती है, जैसे आपने बात की कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। विटामिन B6 लो। अब विटामिन B6 आएगा कहाँ से, एक तो एग, दूसरा बनाना। आप देखिए बनाना खाने का जो फ्रेश आपको अच्छा लगता है, वो आपके ब्रेन को इमीडिएटली विटामिन पहुंचाता है, फाइबर पहुंचाता है बॉडी में, एंड इट रियली क्रिएट पॉजिटिविटी। तो बनाना लीजिए। तो वेरी सिंपल फूड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव, मैं आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं बताऊंगी, सिंपल टिप्स से भी आप अपने बॉडी पे अच्छे से काम कर सकते हो। देन विटामिन B12 हमारा जो नर्व सिस्टम है ना, उसके ऊपर काम करता है। अभी देखो ये एज में औरतें ना ऐसे फॉगीनेस, ब्रेन फॉग जिसको हम बोलते हैं, याद नहीं रह रहा है कुछ, या भूलने की आदत है, या कुछ रख के भूल जाओ, या फिर थॉट्स प्रोसेस उल्टे सुलटे जा रहे हैं। तो ये सब विटामिन B12 की डिफिशियंसी, क्योंकि आप हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, या उसमें प्रॉपरली सिग्नल्स पहुंचते नहीं है हमारे ब्रेन तक। तो उसको एक्टिव करने के लिए B12 खाना है। B12 कहाँ से मिलेगा, है ना। B12 जनरली बनता है हमारे गट में, जो किसी को पता नहीं है। सबको लगता है नॉनवेज खा लो B12 मिल जाएगा, नहीं। हमारा नॉनवेज से तो मिलता ही है B12। नॉनवेज से इसलिए मिलता है क्योंकि नॉनवेज मतलब हम भी ह्यूमन बीइंग है ना, तो वैसे जानवर भी ह्यूमन बीइंग के जैसा ही है।
तो वो भी B12 बनाता है, तो हमको डायरेक्ट B12 मिलता है। तो B12 हमारे गट में बनता है, तो हमको हमारी गट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टमी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड माइक्रोब्स होंगे तो B12 बनेगा अपने आप, राइट। तो B12 इंक्लूड करो। अगर आपको लगता है बहुत डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली टैबलेट्स एंड इंजेक्शन लेना शुरू कर दो। कैल्शियम, जैसे मैंने कहा, ये फॉर्मेटिव एज है। कैल्शियम जितना ज्यादा बोन्स पे आप ध्यान दोगे उतना आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया से दूर रहोगे। बिकॉज ये टाइम पे जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारा 4 टाइम एक ही बार में 4 टाइम कैल्शियम जो है, 4 टाइम्स कैल्शियम हमारा एक ही टाइम में निकल जाता है पूरी तरह से। तो सोचिए कितना कैल्शियम लॉस हो रहा है हमारे बॉडी से, राइट। तो इतना कैल्शियम बिल्ड करने के लिए हमको कैल्शियम खाना भी है ना, और सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं खानी है, अपने आप को एक्टिव भी रखना है, क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन्स में तभी एब्जॉर्ब होगा जब हम एक्टिव रहेंगे। मैंने कैल्शियम टैबलेट खा ली वो बोन्स में फिक्स हो जाएगा, नहीं होगा। यू हैव टू बी एक्टिव। आपको एक्सरसाइज या वॉकिंग कुछ ना कुछ करना है। साथ में विटामिन डी, है ना, विटामिन डी रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों एक पार्टनरशिप में, उन दोनों की जोड़ी है, पार्टनरशिप में काम करेंगे वो लोग। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। और विटामिन डी कम होता है तो भी वेट लॉस नहीं होता है। और विटामिन डी एक हार्मोन का काम करता है। लोगों को एक सिर्फ वो विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन है, तो हार्मोन की तरह काम करता है। उसके बाद हो गया विटामिन ई। जैसे मैंने कहा, कोलेजन फॉर्मेशन एकदम पीक पे होता है स्किन और हेयर का, तो इसलिए उसके लिए हमको उसको टिकाने के लिए विटामिन ई की बहुत जरूरत होती है, जो कि हमारे स्किन पे काम करेगा, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करेगा। बिकॉज ये टाइम पे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एकदम हेल्दी होता है। आजकल बहुत लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे ना, रीजन क्या है? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कोई बड़ा कारण नहीं है, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इसलिए आजकल आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहे हैं। तो प्रेग्नेंट होना बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। और नॉर्मल डिलीवरी एक फीमेल के हाथ में होती है। हमारा डिसीजन होता है कि हमको नॉर्मल करना है या सी सेक्शन करना है, राइट। तो इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज है ना जो हमारे बॉडी में इसलिए जरूरत है कि जो बच्चा बनता है हमारे बॉडी में, उसका जो बॉडी बनता है, उसको जो नर्वस सिस्टम के लिए जो न्यूट्रिएंट लगता है वो फॉलिक एसिड से मिलता है। अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है, बच्चा डिफेक्टिव पैदा होता है। आज देखते होंगे बहुत से बच्चे आजकल डिफेक्टिव पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होता है। हाइपर एक्टिव, ऑटिज्म इज वेरी कॉमन नाउ डेज, ADHD इज वेरी कॉमन, ऑटिज्म इज वेरी कॉमन। क्यों? बिकॉज फीमेल, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, फीमेल फ्यूचर है, क्योंकि फीमेल फ्यूचर को पैदा करती है। अगर फीमेल हेल्दी नहीं रहेगी तो फ्यूचर भी हेल्दी नहीं बनेगा। तो फोलिक एसिड ये सब चीजों पे काम करता है, आपकी इम्यूनिटी पे भी बिल्ड करता है। मैग्नीशियम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, सबके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। ये हार्ट और किडनी सभी मसल्स के ऊपर काम करता है मैग्नीशियम। तो ये भी हमको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। ये लेना शुरू कर दो। और दूसरी चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, आज लड़कियां एज बहुत लगती है। 20-25 साल की लड़की 30-35 की लगती है, एजिंग फास्ट हो गया है। क्या क्या रीजन है? रीजन यही है कि हमने जितने भी जो बाहर का खाना खा रहे हैं, जो केमिकल युक्त हम खाना खा रहे हैं, उसके वजह से एंटी फ्री रेडिकल्स बहुत बढ़ चुके हैं, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दिया है, जो टॉक्सिन्स पैदा कर दिया है। तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। वो क्या करते हैं, फिर वो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं तो हमारी एजिंग दिख रही है। 40 साल की औरत 60 साल की लग रही है, 35 साल की लेडी 45-55 की लग रही है। वाई? बिकॉज एजिंग बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बढ़ गया, वो हमारे स्किन को डैमेज कर रहा है। अब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स तो मैंने बता दिए, लेकिन अब इसको खाएंगे कैसे? बहुत सिंपल है, फोकस्ड करो। किस चीज पे फोकस करोगे? होल ग्रेन पे खाने पे। मैदा है, शक्कर है, ये तो खाना ही नहीं है। जितना हो सके होल ग्रेन खाओ। दूसरा कंसेप्ट है बोना प्योर कैल्शियम। हर 2-3 महीने का कोर्स करो कैल्शियम का, फिर गैप दो, 1-2 महीने का, फिर 3 महीने का कोर्स करो कैल्शियम का। ठीक है, आपको जरूरत है कैल्शियम की तो है। कैल्शियम नहीं होगा तो वेट लॉस भी नहीं होगा। और कैल्शियम भी एक हार्मोन बनाने में काम आता है, तो जो नहीं बनेगा नहीं तो। प्रोटीन, प्रोटीन अब लड़कियों ने क्या कर दिया है, प्रोटीन को एक बहुत बड़ा हवा बना दिया कि बहुत सारा प्रोटीन खाओ, बहुत सारा प्रोटीन खाओ। ऐसे नहीं होता है। एक्सेस प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपको मैं सिंपल एग्जांपल से थ्रू बताती हूँ। अगर जब आप प्रोटीन खा रहे हो और ऑलरेडी आपके बॉडी में बहुत सारा फैट है, अब फैट ऐसा है ना कि जो एक बार शरीर में आके बैठ गया ना, वो बोलता है कि अब जब तक तुम भागोगे नहीं तब तक मैं भी निकलूंगा नहीं, बैठा हूं मैं आराम से।
अब प्रोटीन आ गया, प्रोटीन बोलता है मेरी जगह तूने ले ली। फैट बोलता है मैंने ले ली, बॉस काम ही नहीं कर रहा है, बॉस भाग ही नहीं रहा है, तो मैं निकलूं कहाँ से? तो प्रोटीन बोलता है ठीक है, मैं भी तेरे जैसा ही भाई बन जाता हूँ और तेरे पास मुझे भी बिठा ले। तो प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में बैठ जाता है उसके। तो आपका एक्सेस प्रोटीन लेके कोई मतलब नहीं बना है। तो आपको क्या करना है, जब आप प्रोटीन लेते हो तो साथ में इक्वल अमाउंट ऑफ उसका कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन भी उसमें ध्यान से रखिए, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके एक्टिविटी के हिसाब से। और उसके बाद फिर आपको एक्टिविटी करनी है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, राइट। मेक श्योर कि यू आर गेटिंग इनफ आयरन। आयरन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये टाइम में मैक्सिमम लेडीज को एनीमिया की तकलीफ होती है। एच बी हर किसी का कम होता है। अभी आयरन ही नहीं होगा तो ब्लड फ्लो कैसे होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगा? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा? तो जितना हो सके आयरन लो। अल्कोहल, कैफीन, चाय कॉफी कम करो। ये एज में लेडीज चाय कॉफी सबसे ज्यादा पीती। स्ट्रेस हुआ चाय ले लो, टेंशन हो गई चाय ले लो, थक गए चाय ले लो। राइट, so you have to stop that, right? उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसके बाद 5 चीजें ये ध्यान रखिए कि अब क्या खाना है ओवरऑल दिन में। तो मेक श्योर कि आप दिन में 2 से 3 मिलेट्स की रोटी खा रहे हो, क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, दिन में 2 फ्रूट्स खाने हैं, हैंडफुल ऑफ सीड्स खाने हैं, कंपल्सरी हैंडफुल ऑफ सीड्स। क्योंकि जो मैंने मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये जो चीजें आपको सीड से मिल जाएगी। 2 फ्रूट खाने हैं, मिलेट्स की 2 से 3 रोटियां दिन में खानी है, राइट। जितना हो सके अपने आप में पानी डालो, पानी पियो, पानी खाओ। पानी खाओगे कैसे? सूप के फॉर्म में, राइट। जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखो। कैल्शियम के लिए मिल्क, कंपल्सरी मिल्क लेना है। विटामिन डी को एक्सपोजर देना है, मिल्क है, पनीर है, सोया है, ये चीजें आपके लाइफ में कंपल्सरी डेली जाना ही है। और आपका अगर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, दीज आर द थिंग्स जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। तो मुलेठी का चाय सबसे बढ़िया, रात को सोने से पहले पी लो। मुलेठी और अदरक दोनों को गर्म करो, पानी में उबालो, छानो और पी जाओ। अश्वगंधा की चाय, मुलेठी की चाय रोज रात को सोने से पहले पी लो, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रात में बस एक हफ्ता लिया, दूसरे हफ्ते छोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है जिस तरीके से आप ये जो पूरे न्यूट्रिएंट्स है आपके बॉडी में आप इजीली इंक्लूड कर सकते हो। बिल्कुल। काफ़ी सारी यस, सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन हम हर जगह ढूँढते रहते हैं और आई थिंक जिन्होंने भी ये पूरी बातचीत सुनी होगी उन्होंने काफ़ी रिलेट तो किया ही होगा और साथ-साथ आपको कई सारे आंसर्स भी इस डिस्कशन में मिल गए होंगे। आपकी हेल्थ में, आपकी बॉडी में हो रहे चेंजेस से लेकर आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हमने आप तक पहुँचा दी है। तो अब जैसा इन्होंने कहा कि ये हमारा ज़िम्मा है कि हम क्या चाहते हैं हमारी बॉडी से। हम अपनी बॉडी हमारी कैसे रिएक्ट करेगी ये हमारे हाथों में होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझेंगे और आप फॉलो भी करेंगे। मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी मैम आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजवी। जी। आखिर में आप कोई टिप देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितना हो सके सोशल मीडिया की जो बातें होती है उससे पहले ये देखिए कि वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिसलीड यहाँ पे ही होता है इंसान। मैंने अपने घर में भी देखा है कि लोग अपने मन से बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, मैं सामने बैठी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो गलत कर रहा है। लेकिन जब तक वो खुद होके नहीं पूछेगा मुझे तो मैं कैसे बता दूं? बिकॉज ये जो सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है ना, ये बहुत बुरा इफेक्ट है। पहली बात तो सोशल मीडिया पे हर चीज आ रही है वो सही होती है, वो ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट करना छोड़ दो, फैशनेबल डाइट प्लान या इंटरमीडिएट फास्टिंग या कीटो डाइट करना शॉर्टकट बिल्कुल छोड़ दो, जो ये एज में फीमेल्स बहुत ज्यादा कर रही है। तो ये मत कीजिए, बस एक अच्छा गाइडेंस लीजिए किसी से और एक अच्छे से अपने आप पे काम करिए और आप अपना कोर रीजन जानिए कि आपका वेट क्यों बढ़ा है और उसी पे स्पेसिफिक काम कीजिए, तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को बिल्ड कर सकते हो। जी। थैंक यू सो मच मैम। आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ ये टिप्स जो आपने हमारे दर्शकों को दी है, उम्मीद करते हैं कि ये वो सारे इन टिप्स को फॉलो करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग। यू, थैंक यू। ये एक ऐसी उम्र जहाँ पर कई सारे सपने हम संजोते हैं, कई सारे सपनों के पीछे इतना भागते हैं कि कहीं न कहीं खुद को भूल से जाते हैं। और महिलाओं की तो ये आदत होती ही है, हमेशा उन चीज़ों को फ़ॉलो करती है, हमेशा उन लोगों को खुश करने की कोशिश करती हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये भूल जाती हैं कि हमारे आस-पास के लोग हमारे सपने जितने इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हम खुद भी हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज से जितनी भी महिलाएं खासकर हमें देख रही हैं, वो सभी अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करेंगी, अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगी और अपना ध्यान रखना शुरू करेंगी। आज सेहत के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर एक बार लौटेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।